दादाजी सही बताऊं, शहर में मैंने बहुत बारिश देखी, लेकिन गांव की बारिश अरे है, इसकी तो अलग ही माया है। वहाँ बारिश होती है ना शहर में, तो सब छाता लेकर भागते हैं, कोई रुककर बारिश नहीं देखता। यहाँ बैठकर मस्त चाय की चुस्की लेते हुए बारिश की बूंदों की आवाज सुनना, ये शहर में सोचा भी नहीं जा सकता। वहां तो बारिश हुई नहीं कि अरे मेरा ये भीग रहा है, अरे ये हो रहा है, अरे वो हो रहा है, अरे ये अरे वो। यहाँ सब बहुत धीमा है, जैसे समय ठहर सा गया हो। अरे बेटा, शहर तो मशीनी जगह है, वहाँ लोगों के पास रुककर बारिश देखने का समय कहाँ है। सब जल्दबाजी में रहते हैं, एक के बाद एक काम। लेकिन गांव में बारिश का मतलब होता है प्रकृति से बातें करना। ये देख, कटहल के पेड़ की पत्तियों पर पानी जमा है, थोड़ी देर में मस्त टप टप करके टपकेगा। ये छोटे छोटे चीजें गांव में ही दिखाई देती हैं। अरे बचपन में तो हम लोग इस टपकते हुए पानी से खेला करते थे। अब शरीर साथ नहीं देता, लेकिन मन करता है कि एक बार भीगा भीग हो ही जाए। बुढ़ापा आ गया, लेकिन मन आपका जवान है दादाजी। लेकिन थोड़ी चिंता भी हो रही है। आंगन देख रहा हूँ, घुटनों तक पानी भर गया है। अगर ये और बढ़ गया तो मुश्किल होगी दादाजी। कल रात भी बहुत बारिश हुई, आधी रात को मेरी नींद खुल गई थी। खिड़की से देखा तो पानी और बढ़ गया था। सुबह उठकर देखा तो ये बरामदे की तरफ और आगे तक आ गया था। हाँ, चिंता तो है, लेकिन बाढ़ इस गांव के लिए कोई नई बात तो है नहीं बेटा। मैं बचपन से कितनी बाढ़ देख रहा हूँ, हर बार लोगों ने खुद को संभाल लिया है। बारिश आएगी, बाढ़ आएगी और फिर चली भी जाएगी, लेकिन इंसान तो यही रहता है बेटा। वही असली बात है। तेरे परदादा कहा करते थे, पानी से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, पानी का सम्मान करो, पानी खुद ब खुद हट जाएगा। बस मैं भी उसी बात को मानता हूँ बेटा। आपकी बातें सुनकर लगता है जैसे हर समस्या का हल आपके पास है दादाजी। अरे बेटा, हल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अनुभव जरूर है, और अनुभव से ही इंसान रास्ता ढूंढ निकालता है। किताबें पढ़कर सब कुछ नहीं सीखा जा सकता, कुछ चीजें जिंदगी से ही सीखनी पड़ती है बेटा। अच्छा दादाजी, एक बात कहूँ, आज मैं आपके साथ मिलकर ना कुछ पकाना चाहता हूँ। शहर में रहता हूँ तो खाना बनाने का मौका नहीं मिलता। हॉस्टल में सब पैकेट वाला खाना होता है या फिर बाहर से खरीदा हुआ। आज कुछ ऐसा बनाएंगे जो आपके हाथ के स्वाद जैसा हो, जिसे खाकर लगे कि घर का खाना खा रहे हैं। क्या कहते हैं? वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात कही तूने। खाना बनाना सिर्फ पेट भरने का काम नहीं है, ये लोगों को करीब लाता है। अरे मैं तो कहता हूँ कि साथ मिलकर खाना पकाने से लोगों के बीच जो रिश्ता बनता है ना, वो किसी और चीज से नहीं बन सकता। दो लोग मिलकर बनाए तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है, अकेले बनाने में वो बात कभी नहीं आती बेटा। तो फिर आज चिकन करी बनाई जाए। सुबह माँ बाजार से चिकन लाकर रखी हुई है। थोड़े मसालों के साथ तरी वाला चिकन इस बारिश के मौसम में बहुत बढ़िया होगा। गरम चावल के साथ चिकन करी, क्या कहते हैं आप? मजा आ जाएगा। बारिश के दिन गरम चावल, चिकन करी, इससे बेहतर क्या हो सकता है? इससे बेहतर क्या खाएंगे दादाजी, बताइए ना। अरे बेटा, चिकन करी तो मुंह में सुनते ही पानी आ गया। बेटा एक बात बताऊं, तेरी दादी की चिकन करी की एक खास विधि थी जो मुझे आज भी याद है। लेकिन आज के दिन खाना बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। बारिश रुक नहीं रही, चारों तरफ पानी है। देखते हैं कोई न कोई रास्ता निकालना ही होगा, हार मानने से काम नहीं चलेगा। दादाजी, आपके होते हुए मैं हार क्यों मानूंगा? आप बस बताइए कि करना क्या है, मैं सब कुछ करूंगा। यही सही है। चल पहले चलकर रसोई घर की हालत देखते हैं, तभी समझ में आएगा कि कहाँ क्या करना है। आजा आजा। सौम्य, इधर आ, देख रसोई घर का क्या हाल हुआ है। चूल्हे के नीचे पानी घुस गया है, लकड़ियाँ सब गीली हैं। मिट्टी का चूल्हा तो पानी से बिल्कुल नरम हो गया है। इस हालात में आग जलाना तो दूर, चूल्हे के पास जाना भी मुश्किल है।
माँ तुम चिंता मत करो, दादाजी और मैं मिलकर सब इंतजाम कर लेंगे। दादाजी ने कहा है कि वो रास्ता निकाल लेंगे। तेरे दादाजी तो हमेशा कहते हैं रास्ता निकल जाएगा, लेकिन चूल्हे के चारों तरफ ये जो 2 इंच पानी भरा है, ये किस उपाय से सूखेगा? और अगर खाना नहीं बना तो दोपहर को खाएंगे क्या? सुबह के थोड़े से चावल बचे हैं, उससे आज दोपहर तो कट जाएगी, लेकिन रात का क्या होगा? अरे माँ थोड़ा धीरज तो रखो, दादाजी पुराने जमाने के इंसान हैं, उन्होंने बहुत कुछ देखा है, वो जरूर कोई ना कोई तरीका जानते होंगे। अरे मैं भी तो हूँ, कुछ ना कुछ सोच लूंगा, तुम बस चिकन धोकर रख दो, बाकी सब हम पर छोड़ दो, आज देखना क्या कमाल करते हैं। हाँ धोकर तो रखा हुआ है, सुबह बाजार से आते ही मैंने काट कर धो दिया था, मसाले भी पीस दिए थे, अदरक लहसुन प्याज जीरा सब तैयार है, बस चूल्हा जल जाए तो काम हो जाए। लेकिन जलाओगे कहाँ? रसोई घर में तो पैर रखने की भी जगह नहीं है। माँ तुम बस देखती जाओ कि दादाजी क्या कहते हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ, दादाजी जरूर कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। अरे मुझे पूरा भरोसा है दादाजी। दादाजी मैं रसोई घर देख के आ गया, माँ सही कह रही है, चूल्हे के चारों तरफ पानी ही पानी जमा हो गया। चूल्हे का जो मिट्टी है ना वो गीली होकर नरम हो गई है और लकड़ियां भी भीग चुकी हैं दादाजी। अब समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसी स्थिति में खाना पकाएं कि क्या करें, कैसे करें। आपके पास कोई उपाय हो तो बताइए ना, अपने अनुभव वाला उपाय। हाँ सोच रहा हूँ मैं बेटा, सोच रहा हूँ। देखो बेटा तुम्हें तो पता है हमारे समय में ऐसी बाढ़ अक्सर आती थी, तब तो गैस का चूल्हा नहीं था, ना ही बिजली का चूल्हा था। जानते हो लोग क्या करते थे? ऊंची जगहों पर अस्थायी चूल्हा बनाकर खाना पकाते थे। क्या बात कर रहे हैं, सच कह रहे हैं दादाजी? पेड़ की डाल पर रसोई वाह, मतलब पेड़ की डाल पर रसोई, ये तो बड़ा अनोखा विचार है। लेकिन क्या ये सुरक्षित है? माने कि मतलब पेड़ की डाल पर आग जलाना, बर्तन रखना, क्या ये हो पाएगा? अरे सुरक्षित बनाना पड़ता है बेटवा, पेड़ की डाल पर सीधे आग थोड़ी लगानी है कि पेड़ ही में आग लगा दिए, ना ना ना, बल्कि पेड़ के पास बांस का एक ऊंचा मचान बनाना है। उस मचान पर मिट्टी की मोटी परत बिछाकर ऊपर ईंटें रखकर चूल्हा बनाना है। चूल्हा सुरक्षित रहेगा तो आग पेड़ तक नहीं पहुंचेगी। अब बेटा वो कटहल का पेड़ देख रहे हो, उसका तना मोटा है और डालें मजबूत है उसकी, वहां बांस से एक मचान बना लेंगे तो आराम से खाना बन जाएगा। दादाजी आप तो जीनियस हैं। चलिए अभी काम पर लग जाते हैं, मैं शिबू चाचा को बुलाता हूँ, वो जरूर मदद करेंगे। हाँ शिबू को बुला ले, वो बांस के काम में बहुत माहिर है, और कुछ सूखी लकड़ियां भी चाहिए होंगी, वो भी वही ला पाएगा। उसके तबेले में हमेशा सूखी लकड़ियां जमा रहती हैं, जो वो बाढ़ के समय के लिए बचा कर रखता है। समझदार इंसान है, पहले से तैयारी रखता है वो। अच्छा चलो जाओ, बुला कर लाओ उसको, जाओ जाओ। सौम्य भाई, जरा इस बांस को तो पकड़ना, इसे रस्सी से बांध देता हूँ। हैं अच्छे से पकड़ो, डाल के साथ बहुत मजबूत बांधना होगा ताकि ये जरा भी ना हिले। खाना पकाते समय अगर मचान डगमगाई तो पूरा चूल्हा लकड़ी सब बिखर जाएगा, खतरा हो सकता है। सुरक्षा सबसे पहले है भैया, इसीलिए मैं इसमें अपनी नाव के जाल वाली गांठ लगा रहा हूँ। आप वैसे काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इतनी जल्दी बांस और लकड़ियां कहाँ से लेकर आए? मैं तो सोच रहा था कि बहुत समय लगेगा, लेकिन आप तो 15 मिनट में ही सब लेकर आ गए। अरे बेटा, मेरे घर के पीछे बांस का झुरमुट है ना, वहीं से कुछ काट लाया, और सूखी लकड़ियां तो मेरे तबेले के छत के नीचे थी, इसीलिए भीगी नहीं। बाढ़ के समय सूखी लकड़ी कितनी कीमती चीज होती है, ये इस समय ही समझ आता है। चाचा, मचान के ऊपर ईंट कैसे रखेंगे? मतलब चूल्हा भी तो बनाना है ना, मैंने ये सब पहले कभी किया नहीं। आप बताइए कैसे करेंगे? अरे वो सब मैं देख लेता हूँ। देखो बेटा, 3 ईंटें जो है ना त्रिकोण के आकार में रखेंगे, जिस पर बर्तन बैठेगा। नीचे सूखी लकड़ियों से आग जलाएंगे, लेकिन पहले मचान के ऊपर मिट्टी की एक मोटी परत बिछा देंगे ताकि बांस तक आग की गर्मी ना पहुंचे।
है ना? ठीक है, चिंता मत करो, सब सुरक्षित और ठीक हो जाएगा, तुम बस करते चलो। हाँ शिबू, अब मिट्टी थोड़ी मोटी बिछाना, अगर पतली रही तो आंच नीचे चली जाएगी गर्मी के साथ और बांस झुलस सकता है। ठीक है, और ईंटें बिल्कुल बराबर होनी चाहिए वरना बर्तन रखते ही टेढ़ा हो जाएगा, है ना? हाँ हाँ समझ गया दादाजी, मैं सब देख रहा हूँ। आपने जैसा मार्गदर्शन दिया है कोई डरने की बात नहीं है, सब हो जाएगा। हाँ सौम्य, अब बेटा पहले अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से मिला लिया ना? हाँ चलो, अब उसके बाद दही डालो, फिर हल्दी डालो, और गरम मसाला थोड़ा बाद में डालना, अभी नहीं। पहले इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मैरिनेट। हाँ, उसको वही करना पड़ता है तुम्हारी भाषा में। चलो, अब पहले चिकन को मसालों के साथ मिलाकर कुछ देर के लिए रख दो, ताकि क्या होता है, जो मसाला होता है ना, वो मांस के अंदर अच्छी तरह से घुस जाता है। दादाजी, शहर के रेस्टोरेंट में जो चिकन खाते हैं उसके साथ आपके इस तरीके की कोई तुलना ही नहीं है। हाँ, आप जिस तरह से सिखा रहे हैं ना, ये बिल्कुल असली देहाती रसोई है। दही कितना डालना है ये तो बताइए, पूरा डाल दूं क्या? और ये हल्दी पिसी हुई, ये सब कितना डालना है? मतलब साबुत हल्दी डालनी है कि पिसी हुई, कितना कितना डालना है? अरे बेटा 2 चम्मच दही डालो, क्या पूरा गंजा डाल दोगे? 2 चम्मच डालो, ज्यादा डालोगे तो खट्टा हो जाएगा। और हल्दी थोड़ा कम ही रखना, चिकन में ज्यादा हल्दी से रंग अच्छा नहीं आता है। अब पिसी हुई ताजा हल्दी डालोगे तो सबसे बढ़िया है। मसाले चाहे जितने अच्छे हों, अगर धीरज ना हो तो खाने में असली स्वाद नहीं आता। जल्दबाजी में पकाने से स्वाद आधा ही रह जाता है। समझ गया दादाजी, धीरज रखूंगा। ये देख, अच्छा अब इसे कितनी देर तक रखना है? अरे बस 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 बस, सूंघ सूंघ के थोड़ी खाना है, पका के खाना है। चलो, अब इसे आधा घंटा रख दो ढक के। तब तक चूल्हे में आग वाग जलाओ, तेल वेल गरम करो, लकड़ी उकड़ी लगाओ बढ़िया से, आटा वाटा लगा लो। नहीं, आटा बोलता हूँ, चावल भी धो लो पहले। ठीक है, हर चीज का एक सही समय होता है बेटा, रसोई का यही नियम है और जिंदगी का। जल्दबाजी में कुछ भी ठीक से नहीं होता है ना, आराम आराम से समय के अनुसार होता है। अरे सौम्य, ये क्या हो रहा है रे बाबा? पेड़ के ऊपर बैठकर खाना बना रहे हो क्या? मैंने तो सोचा पेड़ पर कौन चढ़ गया। पास आकर देखा तो तुम लोग चूल्हा रखकर रसोई शुरू कर चुके हो। ये तो बादलों की रसोई लग रही है, तैरती हुई रसोई। गौरी बुआ, आज दादाजी के साथ मिलकर चिकन बना रहा हूँ। दादाजी ने बाढ़ के समय ऊंची जगह पर चूल्हा बनाने की कला सिखाई है। शहर से आकर ये अनुभव मिल रहा है। सही बताओ, शहर में ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत बड़ी बात है ये, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। शहर में दोस्तों को बताऊंगा तो वो कहेंगे क्या बात कर रहा है, पेड़ में किचन और उस किचन में चिकन। कोई नहीं मानेगा कि पेड़ की डाल पर बैठकर मैंने चिकन पकाया। सौम्य शहर से आकर अब रसोइया बन गया है क्या? या फिर दादाजी से गृहस्थी की ट्रेनिंग ले रहा है? भविष्य में अपनी पत्नी को बनाकर खुद खिलाएगा। वो तो बहुत खुश होगी कि पति खुद खाना बनाता है। लेकिन ध्यान रखना, ससुराल में पेड़ पर चढ़कर मत पकाना, वरना घर में घुसने नहीं देंगे। बुआ, आप भी ना, आज दादाजी का सहायक हूँ मैं, हेल्पर। कल गांव का मुख्य रसोइया बन जाऊंगा। देखिएगा, जब चिकन की खुशबू आएगी तो आप भी यहीं खाने बैठेंगी। तब मजाक नहीं करेंगी। और शादी की बात तो आप करिएगा मत, माँ सुनेंगी तो फिर से लड़की ढूंढना शुरू कर देंगी। नहीं तो। अरे खाने तो मैं जरूर रुकूंगी। चिकन की खुशबू से ही तो मैं उस मोहल्ले से दौड़ी चली आई हूँ, भीगते हुए आई हूँ। इसका जवाब समझ लो कि कितनी भूख लगी है। तेरे दादाजी के हाथ का खाना तो वैसे ही लाजवाब होता है। उस पर पेड़ की डाल पर बनी रसोई, ये तो गांव में इतिहास बन जाएगा। अरे गौरी, तू इतनी बातें करने के बजाय जरा प्याज काट ले बेटा। काम में हाथ बटा, सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा। हाँ चल, प्याज काट फटाफट। ठीक है दादाजी, आती हूँ। प्याज काटूंगी तो आँखों से पानी आएगा।
तो सौम्य बेटा, तुझे पता है साल 1978 में बेटा इस गांव में जो बाढ़ आई थी ना, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तब मेरी उम्र यही कोई 30 साल के आसपास रही होगी। तेरी दादी जो है ना, नई नई इस घर में आई थी। बाढ़ का पानी इतना ऊपर चढ़ गया था कि आंगन तो दूर, कमरों के फर्श तक पानी आ गया था। वो दिन याद आते ही बेटा आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हो? फिर आपने क्या किया दादाजी? आप लोगों ने कैसे संभाला? दादी तो नई नई आई होंगी, उन्हें तो बड़ा डर लग रहा होगा, है ना? अरे डर क्या बेटा, तेरी दादी बुरी तरह से डर गई थी, बहुत। अरे वो तो शहर की लड़की थी, उन्हें पहले कभी बाढ़ वाढ़ का अनुभव था नहीं, देखी नहीं थी बाढ़, क्या होती है बाढ़। लेकिन मैंने उनसे कहा कि डरो मत, मैं हूं ना। तब इसी कटहल के पेड़ ने हमें सहारा दिया। उसी दिन से वो इस पेड़ से बहुत प्यार करने लगी। मैंने कहा मुझसे ज्यादा प्यार मत करना। वो रोज इसके तने के पास पानी डालती थी। सही बताऊं दादाजी, आप लोगों के समय के कष्ट की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग कितने साहसी थे ना, हार नहीं मानी और डटे रहे। अरे तो क्या करते, पानी में बह जाते। साहस नहीं बेटा, वो हमारी मजबूरी थी। लेकिन उस दुख के बीच भी हम हंसते थे, गाने गाते थे। और तो पता है तेरी दादी को ना गाने सुनने का बड़ा मजा था। हाँ, सुनाती भी थी। तेरी दादी कहती थी कि पानी जितना चाहे आ जाए, हमारा प्यार थोड़ी ना बह जाएगा। हाँ, आज तू यहाँ है, इस पेड़ के नीचे खाना बना रहा है ना, ये सोच कर मेरी आंखों में आंसू आ रहे बेटा। तेरी दादी आज जिंदा होती तो कितनी खुश होती। वो कहती कि सौम्य जब बड़ा हो जाए तो उसे इस पेड़ की कहानी सुनाना। दादाजी, दादी नहीं है, लेकिन उनकी यादों का ये जो पेड़ है ना, ये उनसे कम थोड़ी है। उनकी यादें ही तो हमारे साथ हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा बेटा। ये पेड़ दादी की यादों को समेटे हुए है। जब तक ये पेड़ है, तब तक तेरी दादी भी इस घर में मौजूद है। सौम्य, चिकन की खुशबू यहाँ तक आ रही है। कितनी लाजवाब महक है। इतनी अच्छी खुशबू से भूख दुगनी हो गई है। सुबह से कुछ ठीक से खाया नहीं, पेट में चूहे कूद रहे हैं। ये खुशबू बिल्कुल तेरी दादी के हाथ के स्वाद जैसी है। वही मसालों की महक, ऐसा लग रहा है जैसे दादी ही पका रही हैं। माँ, बस थोड़ा सा और इंतजार करो, चिकन लगभग तैयार हो गया है। दादाजी ने कहा है बस 10 मिनट और हल्की आंच पर रखना है, ताकि मांस हड्डियों से अलग हो जाए और तरी भी गाढ़ी हो जाए। दादाजी के कहे के अनुसार ही सब कुछ कर रहा हूँ माँ, देखना बहुत अच्छा बनेगा। दादाजी कह रहे हैं कि उन्होंने दादी से ये विधि सीखी है। हाँ देखो, कितनी मस्त खुशबू आ रही है ना। तेरे दादाजी तो खाना पकाने के उस्ताद हैं। बचपन में उन्होंने तेरे पिताजी को भी सिखाया था। तेरे पिताजी कहते थे कि दादाजी के हाथ की चिकन करी एक बार खा लो तो रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं लगता। आज तू भी वही कला सीख रहा है, सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। तेरे पिताजी आज होते तो कितने खुश होते। बेटे और पिता को साथ में खाना बनाता देख उनकी आंखें भर आती। माँ, मैं चाहता हूँ कि आज हम सब मिलकर साथ में बैठें। दादाजी, तुम, शिवू चाचा, गौरी बुआ, सब। बारिश के दिन पेड़ के नीचे बैठकर चिकन खाना, ऐसा जिंदगी में बार बार नहीं मिलता है मम्मा। मैं इस पल को हमेशा के लिए संजोकर रखना चाहता हूँ माँ। वो तो होगा ही। गौरी दीदी तो खुशबू सूंघकर पहले से ही चक्कर काट रही है। शिवू भी जरूर आएगा, उसे बिना खिलाए कौन जाने देगा। उसने तो पहले ही कह रखा है कि थोड़ी सी तरी उसके लिए बचा कर रखना। अच्छा, चावल का इंतजाम मैं यहाँ करती हूँ, तुम लोग चिकन संभालो। गौरी दीदी ने कहा है कि उनके घर चूल्हा जल रहा है, वो वहीं चावल चढ़ा देंगी। अरे अरे, इतनी तेजी से क्यों चला रहा है? देख, थोड़ी तरी बाहर गिर गई। थोड़ा संभल कर काम करता तो क्या हो जाता। तेरी हमेशा यही आदत है, जल्दबाजी करना। शहर की आदत बन गई है, हर काम फटाफट करना है। खाना पकाना कोई दौड़ प्रतियोगिता नहीं है। धीरे धीरे चलाओ।
चम्मच को आराम से घुमाओ, इस तरह हिलाओगे तो कैसे चलेगा? अरे माँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया, हाथ थोड़ा फिसल गया था। तुम इतना डांट क्यों रही हो? मैं तो अच्छे से करने की कोशिश ही कर रहा हूँ ना, मैं कौन सा बिगाड़ना चाहता हूँ। डांट नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ। अगर आराम से चलाता तो तरी नहीं गिरती। बाढ़ के समय वैसे ही सब कुछ मुश्किल से मिलता है। सूखी लकड़ी जुटाई, पेड़ पर मचान बनाया, और तुम जरा सी असावधानी से काम बिगाड़ रहे हो। थोड़ा ध्यान से करता तो क्या नुकसान होता? माँ, मुझे खेद है, सच में मुझसे गलती हो गई। लेकिन माँ, तुम इतना गुस्सा मत करो ना, मैं सीख रहा हूँ। अब गलती तो हो ही सकती है। तुम खुद ही कहती हो ना कि इंसान गलतियों से सीखता है। कल से मैं और ज्यादा ध्यान रखूंगा, ठीक है? हाँ, सीखो सीखो, लेकिन सीखते समय थोड़ी सावधानी बरतो। अब जितनी तरी बची है उसी से काम चलाना होगा। अब ज्यादा मत चलाना, ढक कर रख दो और आंच कम कर दो। अब कुछ गिरना नहीं चाहिए। क्या हुआ रे? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? तेरी माँ ने कुछ कहा है क्या? दादाजी, थोड़ी सी तरी क्या गिर गई, माँ ने तो डांट दिया। मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया था, लेकिन माँ ने इस तरह से कहा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। सामने सब लोग थे, शिबू चाचा, गौरी बुआ, सबने सुना। मुझे बहुत बुरा लगा। देख बेटा, तेरी माँ ने गलत नहीं कहा। तरी गिराना सच में तेरी असावधानी थी, लेकिन इसे लेकर इतना उदास होने की जरूरत नहीं है बेटा। जैसे परिवार को चलाने के लिए धीरज चाहिए, वैसे ही रसोई में भी धीरज की जरूरत होती है। गलती करके ही तो इंसान और बेहतर सीखता है। हाँ, लेकिन दादाजी, सबके सामने डांटा, इसीलिए मुझे खराब लगा। ये तो परिवार है बेटा। परिवार में डांट फटकार तो होगी, गलतियां होगी, और फिर सब मिलकर एक हो जाएंगे। यही तो परिवार की खूबसूरती है। दादाजी, आपकी बातें सुनकर ना मेरा मन हल्का हो गया। आप सही कह रहे हैं, गलतियों से ही सीख मिलती है, और परिवार में सब कुछ होना तो स्वाभाविक सी बात है। और ये सब तो होगा ही, मैं कौन सा बहुत बड़ा हूं। मैं बेवकूफों की तरह मन छोटा करके बैठ गया था। अरे बेटा, तू बेवकूफ नहीं है रे, नासमझ है अभी। चल अब जा, अपनी माँ के पास जा और उनसे प्यार से बात करना। माँ का दिल बड़ा कोमल होता है, वो तुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। माँ तो माँ होती है बेटा। जा जा बेटा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं सच में जल्दबाजी कर बैठा। तुमने जो कहा बिल्कुल सही कहा। मुझे और सावधानी से काम करना चाहिए था। असल में क्या बताऊं, शहर में रहते रहते ना तेजी से काम करने की आदत हो गई है, इसीलिए रसोई में धीरज नहीं रख पाया मैं। मुझे समझ आ गया, धीरज रखना चाहिए। अरे पगले, मैंने गुस्से में नहीं कहा था। तू मेरा बेटा है, तुझे नहीं टोकूंगी तो किसे टोकूंगी? तू सीख रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। शायद मैंने भी थोड़ा ज्यादा कड़े शब्दों में कह दिया। तुझे बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं माँ, नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अरे तुम मेरी माँ हो, तुम नहीं डांटोगी तो कौन डांटेगा? तुम्हारी डांट में भी तो प्यार है ना। दादाजी ने कहा कि माँ की डांट में जो ममता होती है वो कहीं और नहीं मिल सकती। वो बात मुझे समझ में आ गई, इसीलिए मैं आ गया। अरे मालती, लड़का कितना बढ़िया काम कर रहा है। शहर का लड़का गांव आकर पेड़ की डाल पर चूल्हा बनाकर चिकन पका रहा है। ये तो तारीफ के काबिल है। कितने लड़के ऐसा कर पाते हैं भला? और मैंने भी पहले थोड़ा ज्यादा मजाक कर दिया था। सौम्य, तू मुझे माफ कर देना। मेरी जुबान पर लगाम नहीं है, जो मन में आता है बोल देती हूँ। बुआ, भला मैं आपकी बातों का बुरा क्यों मानूंगा? आप भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है ना। आपका मजाक ना हो तो रौनक कहाँ रहेगी? ठीक है, अब चलो, खाना तैयार है। सब मिलकर साथ खाएंगे। आज का दिन बहुत दिनों तक याद रहेगा। गौरी दीदी, आप भी चलिएगा, भाग मत जाना। मैं भागूंगी, वो भी चिकन छोड़कर? पागल हुई हो क्या मालती?
मैं तो इसी के लिए इतनी देर से बैठी हूँ। सौम्य भाई, क्या बात है बेटा, क्या बात है। तुम्हारे हाथ का चिकन तो बहुत ही लाजवाब बना है रे। तरी कितनी गाढ़ी और मसालेदार है। चावल के साथ मिलाकर खाने में मजा आ गया। मैंने सोचा नहीं था कि इतना बेहतरीन बनेगा। हाँ हरिदा, तुम्हारा पोता तो एक दिन खाना पकाने में तुमसे भी आगे निकल जाएगा। उस्ताद बनेगा ये, उस्ताद। सौम्य चाचा, मेरा चिकन नहीं, सारा श्रेय दादाजी को जाता है। दादाजी ना सिखाते तो मैं कुछ भी न कर पाता, और आप ना होते तो चूल्हा नहीं बन पाता। आप, दादाजी, माँ, गौरी बुआ सब ने मिलकर ये किया है। अकेले किसी के बस की बात नहीं है। सौम्य, मैं कहती हूँ जब तेरी शादी होगी तो तू इसी तरह पेड़ पर चढ़कर खाना बनाकर अपनी पत्नी को खिलाना। वो तो दीवानी हो जाएगी। कौन नहीं चाहेगा ऐसा पति जो इतना अच्छा खाना बनाता हो। गौरी दीदी, आपने फिर शुरू कर दिया। लड़के को चैन से खाने तो दो। शादी की बात बाद में होगी, पहले नौकरी लग जाए। हाँ, मालती ठीक कह रही है, लेकिन गौरी की बात भी पूरी तरह टालने वाली नहीं है। हाँ। दादाजी, आप भी बुआ की तरफ हो लिए, है ना? अच्छा छोड़िए, ये बातें बाद में होंगी। अभी मैं सिर्फ इस पल का आनंद लेना चाहता हूँ। दादाजी, आज के इस चिकन का स्वाद मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। ये बारिश की आवाज, इस पेड़ के नीचे बैठना, आपके पास होना, माँ की डांट, गौरी बुआ का मजाक, शिबू चाचा की मदद, सब मिलाकर आज का दिन एक कहानी जैसा लग रहा है। हाँ सौम्य, जिंदगी में बहुत कुछ आएगा और बहुत कुछ जाएगा। बाढ़ का पानी बहुत सी चीजें बहा कर ले जा रहा है और ले जा सकता है, और कुछ भी। फसलें बहा सकता है, घर बार बहा सकता है, लेकिन परिवार का प्यार और साथ में बिताया समय कभी नहीं बहा सकता। यही पल जिंदगी की असली पूंजी है। परिवार के साथ बैठकर खाने का जो सुख है, उसकी तुलना किसी और चीज से नहीं हो सकती। हाँ दादाजी, आपके पास सच में सीखने के लिए बहुत कुछ है। सिर्फ रसोई ही नहीं, जिंदगी के कई पाठ आप मुझे सिखा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हर बारिश में गांव आऊं, आपके साथ समय बिताऊं और आपसे सीखूं। शहर की भागदौड़ में हम भूल जाते हैं कि ये सरल और सुंदर पल कितने कीमती हैं। आज के बाद ना, मैं कभी भी ये नहीं भूलूंगा। हाँ सौम्य भाई, तुम्हारे दादाजी ने ही हमें बहुत कुछ सिखाया है। इस गांव पर जब भी कोई मुसीबत आई है, हमेशा हरिदा हमारे साथ खड़े रहे हैं। आज की ये रसोई भी उन्हीं की सूझबूझ का नतीजा है। अरे वो ना होते तो आज हम यहाँ सब भूखे बैठे होते, पानी में कहो तैर रहे होते कि बचाओ बचाओ। अरे मैं तो हूँ ही बेटा। जब तक शरीर में जान है, तुझे खाना बनाना भी सिखाऊंगा, जिंदगी जीना भी सिखाऊंगा। और ये कटहल का पेड़ भी तो है। ये पेड़ तेरे परदादा के जमाने का है। बाढ़ में बार बार इसी पेड़ ने हमें सहारा दिया और आज भी दिया। इस पेड़ से प्यार रखना, इस गांव से प्यार रखना। शहर में रह, नौकरी कर, लेकिन तेरी जड़ें यही रहनी चाहिए। ये मिट्टी तेरी है, ये पानी तेरा है, ये पेड़ तेरा है। इन्हें कभी भूलना मत। कभी नहीं भूलूंगा दादाजी, वादा करता हूँ, कभी नहीं। अच्छा, अब सब लोग खाना खत्म करो, रात हो रही है। और सौम्य, कल सुबह उठकर पेड़ के ऊपर का सारा सामान समेटना है। चूल्हा, बर्तन सब ठीक से नीचे उतारना होगा। मालती, आज की रात सबको बहुत अच्छी नींद आने वाली है। पेट भरकर खाया है और मन खोल कर हंसे हैं। जिंदगी में इससे ज्यादा और क्या चाहिए। सही कहा गौरी। पेट भरा हो और मन खुश हो। जिंदगी में बस इतनी सी ही चाहत होती है, बाकी सब तो अतिरिक्त है। ऐसी बारिश मानो मन को भी धो देती है। हमारे गांव में आषाढ़ में जब ऐसी बारिश होती है तो माँ कहती थी कि भगवान खुद धरती को स्नान करा रहे हैं।
कितना सुंदर है ना दीदी। देखिए वो 2 बत्तखें कितनी खुशी से अपने पंख फैला रही हैं। नई बहू हो, बारिश में भीगोगी तो ठंड लग जाएगी, तब इस कीचड़ भरे रास्ते से दवाई कौन लाएगा। उससे अच्छा है अंदर आओ और काम में हाथ बटाओ। चावल धोने हैं, दाल साफ करनी है। बारिश देखकर मंत्रमुग्ध होने का समय गृहस्थी में बहुत कम मिलता है। आ रही हूँ दीदी, बस थोड़ा सा देख लूं। मायके में इतना बड़ा आंगन नहीं था, यहाँ खड़ी होती हूँ तो लगता है जैसे आसमान जमीन की झुक झुक गया है। ठीक है, आप कह रही हैं तो चलिए रसोई में चलती हूँ। आपको अकेले काम करने देना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं चाहती कि आप सोचें कि मैं सिर्फ बारिश देखती हूँ, काम नहीं करती। सिर्फ अच्छा ना लगने से नहीं होगा, काम हाथ में लेना पड़ेगा। चलो पहले दाल साफ कर लो। बारिश के दिनों में खाना जल्दी बनाना पड़ता है, नहीं तो चूल्हे में आग जलाना मुश्किल हो जाता है। लकड़ियाँ भीग गईं तो दिन भर धुएं से आंखें जलेंगी। और हाँ, चावल धोते समय पानी ज्यादा बर्बाद मत करना। इन कुछ दिनों में कुएं का पानी भी थोड़ा मटमैला हो गया है। अच्छा दीदी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। मैं दाल साफ करती हूँ, आप कहें तो आलू भी छील देती हूँ। आपके काम की रफ्तार देखकर मुझे सच में हैरानी होती है। इतना सब कुछ एक साथ कैसे संभाल लेती हैं। मैं सीखना चाहती हूँ, कोई गलती हो तो डांट दीजिएगा, नाराज मत होइएगा। सीखने की इच्छा हो तो सब सीखा जा सकता है। मैं जब इस घर में आई थी तब मुझे भी किसी ने हाथ पकड़कर सब नहीं सिखाया था, देख देख कर और गलतियाँ करके ही सीखा है। अगर तुम ध्यान दोगी तो तुम भी सीख जाओगी। लेकिन गृहस्थी में आंख कान खुले रखने पड़ते हैं, सिर्फ मन अच्छा होने से काम नहीं चलता। वो तो है, लेकिन एक बात कहूँ दीदी, आपके मुंह पर भले ही कड़वी बातें हों, पर आपकी आवाज में कोई कड़वाहट नहीं है। सुनकर ही समझ आ जाता है कि आप सब भलाई के लिए कह रही हैं, इसलिए आपकी डांट भी मुझे बुरी नहीं लगती। ज्यादा बातें करने से फायदा नहीं, पहले दाल का काम खत्म करो, फिर देखा जाएगा कि बारिश के दिनों में काम के बीच थोड़ा बैठकर चाय पीने का समय मिलता है या नहीं। दीदी, इस बारिश के मौसम में अगर गरम गरम खिचड़ी बनाई जाए तो कैसा रहेगा? साथ में अंडा भुर्जी और आलू का चोखा। हमारे घर में बारिश के दिनों में माँ हमेशा खिचड़ी बनाती थी, कितना मजा आता था। जानते हैं, सब लोग गोल घेरा बनाकर बैठकर खाते थे। हाँ, खिचड़ी बना सकती हो, लेकिन मुझे थोड़ा पहले बताती तो अच्छा होता। मैंने तो पहले ही चावल और दाल चढ़ा दी है। अब खिचड़ी बनाने जाएंगे तो ये चावल दाल फेंकना पड़ेगा। घर की चीजें कोई आसमान से तो टपकती नहीं है। थोड़ा पहले कहती तो दोनों मिलकर तय कर लेते। दीदी, मुझे नहीं पता था कि आपने पहले ही शुरू कर दिया है। आपने कुछ कहा नहीं और मैं भी बरामदे में थी। खैर कोई बात नहीं, आज चावल दाल ही रहने दीजिए, कल खिचड़ी बनाएंगे। मैं आपको पहले ही बता दूंगी। घर में काम करते समय एक दूसरे को बताकर करना अच्छा होता है। मैं 15 साल से ये घर संभाल रही हूँ, किस चीज में कितना लगता है मुझे सब पता है। तुम नई आई हो, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। आज चावल दाल ही होने दो, कल चाहो तो खिचड़ी बना लेंगे। जल्दबाजी में कुछ नुकसान करने का कोई मतलब नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं थोड़ी ज्यादा जल्दबाजी कर देती हूँ, मुझे इस पर ध्यान देना होगा। लेकिन कल अगर खिचड़ी बनाएंगे तो आपके तरीके से ही बनाएंगे। आप बताती जाइएगा और मैं वैसा ही करती जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आपके हाथ जैसा स्वाद थोड़ा बहुत मैं भी सीख लूँ। स्वाद सीखना है तो पहले नमक का अंदाजा सीखो। कई लोग सोचते हैं कि खिचड़ी का मतलब सब कुछ एक साथ डाल देना है, पर ऐसा नहीं होता। तेल, मसाला, भुनाई, आंच, हर चीज का अपना अलग महत्व है। खैर, तुमने इच्छा जताई, ये देखकर अच्छा लगा। तो फिर पक्का रहा, कल खिचड़ी बनेगी और आज मैं आलू का चोखा बना दूं। आप देखकर बताइएगा कि ठीक बना है या नहीं। अगर खराब भी हुआ तो बप्पा को दे देंगे, वो तो सब कुछ स्वाद लेकर खाता है। अरे, बप्पा को दे दोगी मतलब? क्या उसका पेट कोई प्रयोग करने की जगह है? खैर बनाओ, देखती हूँ तुम्हारे हाथ में कितना हुनर है।
लेकिन हरी मिर्च थोड़ी कम डालना, वो तीखा खाते ही नाक से कोड़कर बैठ जाता है। अच्छा, याद रखूंगी। आप देख रही हैं ना, मैं सीख रही हूँ। सीख लो, उसी में सबका फायदा है, घर किसी एक का नहीं होता। देख रही हो ना, मैं कह रही थी ना, थोड़ा संभल कर चलना पड़ता है। मैंने सुबह से कपड़े धोए और सूखने के लिए डाले, अब उठाने आई तो देखती हूँ कि जगह ही नहीं है। छोटी बहू ने पहले ही अपने कपड़े वहाँ फैला दिए हैं। घर में बड़ों को थोड़ा सम्मान देना क्या जरूरी नहीं है? अरे शैलू बेटा, इतनी छोटी सी बात पर मन खराब मत करो। अरे भाई, वो नई आई है, शायद उसने इतना नहीं सोचा होगा। अब जगह तो थोड़ी खिसका कर बनाई जा सकती है। तुम बड़ी बहू हो, तुम्हें थोड़ा बड़ा दिल रखना होगा। बारिश के दिनों में वैसे भी मौसम उदास होता है, उस पर इन बातों को सोचोगी तो और बुरा लगेगा। समझ रही हो ना? तुम कह रहे हो कि मेरा दिल बड़ा नहीं है? मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ तुमसे कह रही हूँ। 15 साल से इस घर को मैंने अकेले संभाला है, कभी किसी को कुछ कहना नहीं पड़ा। अब अचानक सब बदल रहा है, इसलिए तालमेल बैठाने में थोड़ा समय लग रहा है। तुम सिर्फ उसका पक्ष मत लो, मेरी स्थिति भी समझो। हमेशा चुप रहने का मतलब ये नहीं होता कि तकलीफ नहीं होती। अरे भाई, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा शैलू, मैं दोनों को बराबर देखता हूँ। तुम मेरे घर की नींव हो, उसे कोई नहीं छीन सकता। थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। बारिश थमने के बाद धूप खिलती ही है, यही नियम है। और अगर तुम उसे नहीं सिखाओगी तो वो समझेगी कैसे, बताओ भला? दीदी, अगर मैंने आपकी जगह ले ली हो तो ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सोचा वो कोना खाली है, इसलिए कपड़े रख दिए थे। आप चाहें तो मैं अभी सब हटा देती हूँ। आप मुझे पहले बता देती तो मैं अपनी गलती समझ पाती। सच कह रही हूँ, आपको परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। रहने दो, अब हटाने की जरूरत नहीं है। गीले कपड़े लेकर यहाँ वहाँ करोगी तो फिर गंदे हो जाएंगे। आगे से थोड़ा ध्यान रखना, बस इतना ही काफी है। घर में एक साथ रहना हो तो किसकी क्या आदत है ये जान लेना चाहिए। अच्छा दीदी, आज से ध्यान रखूंगी। आप नाराज मत होइए। मैं भले ही नई हूँ, पर इतना समझती हूँ कि मुझे आप सबका भरोसा जीतना है। यही तो, बात करने से सब सुलझ जाता है। तुम दोनों ही उदास रहोगी तो यह भीगा हुआ घर और भी उदास लगेगा, है ना? मालती बेटी, थोड़ी चाय मिलेगी क्या? इस बारिश में अगर तुम्हारे घर ना आती तो इतनी सारी बातें पेट में ही रह जाती। हमारे मोहल्ले के रामू के घर में क्या हुआ जानते हो? उसकी दोनों बहुएं भी बिल्कुल ऐसी ही थी। इंसान का मन बड़ा अजीब होता है रे बच्ची। बुआ, आप हमारी बात कर रही हैं या रामू के घर की? हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दीदी थोड़ी शांत रहती हैं, वो उनका स्वभाव है। मैं नई आई हूँ, सब कुछ समझने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। आप चाय पीजिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अदरक डालू ना? इस बारिश में अदरक वाली चाय के बिना मजा नहीं आएगा। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही, लेकिन एक बात सुन लो। जैसे बारिश में धूप छिप जाती है, वैसे ही परिवार में मनमुटाव भी आता है। वो स्वाभाविक है, लेकिन मनमुटाव कहीं शिकायत न बन जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तुम अच्छी लड़की हो और तुम्हारी दीदी भी बहुत भली इंसान है। दोनों मिलकर रहोगी तो घर सोना बन जाएगा। और हाँ, बड़ी बहू का दिल पहले जीतना पड़ता है, फिर देखना पूरा घर अपना हो जाएगा। बुआ जी, आप चाय पीजिए, बातें कम कीजिए। आपकी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी कभी आप ऐसी बात कह देती हैं कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। हर घर की कहानी एक जैसी नहीं होती। फिर भी एक बात मानती हूँ, बात ना करने से गलत फहमियाँ बढ़ती हैं। अरे वाह, आज तो बड़ी बहू खुद इतनी बड़ी बात कह रही है, तब तो आधा काम वैसे ही हो गया। देखना, एक दिन तुम दोनों को
एक साथ खिलखिलाकर हंसते देखूंगी, तब मैं कहूंगी कि देखो मेरी भविष्यवाणी सच हो गई। बुआ, आप ना आए तो घर कितना सूना लगता है। और बुआ, दीदी के सामने ज्यादा बातें मत बढ़ाइए। उनका स्वभाव ऊपर से सख्त है पर मन बहुत कोमल है, ये मैं समझती हूँ। ये बात तुमने कब समझ ली? पहले दिन आपने अपने हाथों से मुझे गर्म खाना परोसा था, उसी दिन से थोड़ा थोड़ा समझ गई हूँ। अरे वाह, तुम तो सब समझ गई हो, फिर मेरा यहाँ क्या काम। छोटी माँ, देखो ना मेरी नाव कितनी सुंदर तैर रही है। इसे मैंने खुद बनाया है। हमारी क्लास में ना कोई भी इतनी सुंदर नाव नहीं बना सकता। देखो 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 देखो, अरे देखो उधर जा रही है। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बह जाएगी बह जाएगी। आ आ आ हाँ, मैं कह रहा हूँ ये नाव ना सीधे तालाब तक जाएगी। चलो चलो पकड़ते हैं, तुम उधर से जाओ, मैं उधर से जाती हूँ। अरे पप्पा, कीचड़ में पैर मत डालो, गिर जाओगे। धीरे धीरे, वो देखो दीदी भी आ रही है। तुम्हारी नाव तो बड़ी तेज है, बिल्कुल बहादुर नाव बनी है। ये लो, मैंने पकड़ ली। अरे बाबा, एक कागज की नाव के लिए इतना शोर? तुम्हारे घुटनों तक कीचड़ लग गया है। बाढ़ में सर्दी हो गई तो कौन संभालेगा? फिर भी मानना पड़ेगा, नाव तुमने बुरी नहीं बनाई। किसने सिखाया तुम्हें? मैंने खुद ही सीखा है, लेकिन छोटी माँ ने कहा था कि कागज की तह ठीक से लगानी चाहिए। माँ, तुम भी आ गई। देखो ना, तुम्हारी साड़ी में कीचड़ लग गया है। छोटी माँ के चेहरे पर भी कीचड़ है। हो, तुम दोनों देखने में कितनी मजेदार लग रही हो। अच्छा माँ, मैं एक और नाव बनाऊं? अब की बार ना बड़ी सी बनाऊंगा, एकदम बड़ी सी, ताकि वो डूबे ही नहीं। बनाओ बनाओ, लेकिन इस बार थोड़े सख्त कागज से बनाना ताकि वो टिकी रहे। दीदी, आपके गाल पर कीचड़ लगा है, साफ कर लीजिए। और बप्पा, नाव का कोई नाम भी तो होना चाहिए ना, एक नाम सोचो। नाम? अच्छा, बारिश की सहेली कैसा रहेगा? लेकिन उससे पहले हाथ मुंह धोकर आओ। तुम खेलते खेलते सब भूल जाते हो। और हाँ, छोटी माँ को ज्यादा मत दौड़ाओ, वो अभी यहाँ के कीचड़ वाले रास्तों को अच्छे से नहीं जानती। अरे छोटी माँ तो बहुत बढ़िया है, वो मेरे लिए दौड़ सकती है। तुम दोनों एक साथ रहती हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक डांटती है तो दूसरी बचा लेती है। तो फिर हमने तय किया है कि आज से तुम्हारी नाव के 2 नाविक हम दोनों ही हैं। इस लड़के के मुंह में न जाने कहां कहां की बातें आती हैं। मालती, चावल का डिब्बा कहाँ रखा है? जहाँ मैंने रखा था वहाँ तो नहीं है। क्या तुमने कहीं हटाया है? मुझे तो बता देती, खाना बनाने बैठी हूँ, बिना चावल के क्या करूँगी? घर का सामान जहाँ मिले उसे वापस वहीं रख दे। घर का सामान एक जगह से दूसरी जगह रख दोगे तो कैसे चलेगा? सुबह के कामों के बीच सब ढूंढना पड़े तो दिमाग खराब हो जाता है। दीदी, मैंने तो डिब्बे को छुआ भी नहीं। आप कहें तो मैं सारे कमरों में देख लेती हूँ, शायद कहीं रखा हो। आप नाराज मत होइए, बिना कुछ किए भी जब आप मुझ पर शक करती हैं तो मुझे बुरा लगता है। फिर भी मैं ढूंढ कर देखती हूँ, कहीं ना कहीं तो होगा ही। शैलू, उसे मत बोलो, चावल का डिब्बा मैंने हटाया है। रात को उस कोने में बारिश का पानी टपक रहा था, मुझे लगा चावल खराब हो जाएगा, इसीलिए मैंने उसे पीछे वाले कमरे में रख दिया। अब यह है कि तुम्हें बताना भूल गया, ये गलती मेरी है। तुमने हटाया था? मुझे लगा, खैर कोई बात नहीं, पीछे वाले कमरे से लाकर दे दो। फिर सुबह से इतने कामों का दबाव रहता है कि दिमाग ठीक नहीं रहता। कब क्या किया, क्या कहा, मुझे खुद बाद में याद नहीं रहता। लेकिन शैलू, एक बात कहूँ, तुम हर बात के लिए छोटी बहू को ही क्यों जिम्मेदार मान लेती हो? हैं? अरे इस बार तो उसने कुछ नहीं किया, पहले भी शायद ऐसा हुआ होगा जहाँ उसने कुछ नहीं किया, पर तुमने सोच लिया कि उसी ने किया है। नहीं तो थोड़ा सोच कर देखो, हर बात का दोष नए इंसान पर डाल दोगी तो उसका मन टूट जाएगा ना। मैं हमेशा दोष देती हूँ, ऐसा भी नहीं है।
लेकिन हाँ, शायद जल्दबाजी में सोच बैठती हूँ। इस घर की चीजें इतने सालों से एक ही तरह से रखी थी, अब नया हाथ लग रहा है तो मुझे उलझन होती है। मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन हमेशा खुद पर काबू नहीं रख पाती। दीदी, आप अगर मुझे सीधे बोल देंगी तो मुझे तसल्ली रहेगी। आपका चुप रहना ज्यादा बुरा लगता है। आप कौन सी चीज कैसे रखती हैं? सब मैं चाहूँ तो लिख कर रख लूंगी। धीरे धीरे मुझे भी वैसी ही आदत हो जाएगी। लिख कर रखने की जरूरत नहीं है, देख कर सीख लो। और अभी जो कहा उसके लिए बुरा मत मानना, मैंने बिना सोचे ही कह दिया था। मैं बुरा नहीं मानती दीदी, आप मुझे अपना समझकर ही कहती हैं, मैं इतना समझती हूँ। दीदी, मैं एक गाना गाऊं? मेरी माँ आषाढ़ की शाम को हमेशा गाना गाती थी। दिए की रोशनी में बैठकर गाना सुनते सुनते हम सब भाई बहन सो जाते थे। उन दिनों की बहुत याद आती है। इस घर में आकर भी कभी कभी लगता है कि एक गाना गाऊं तो ये घर थोड़ा और अपना सा लगेगा। छोटी माँ गाओ गाओ गाओ, मैं सुनूंगा ना। मैं तो कभी गाना नहीं गाती, तुम गाओगी तो बहुत अच्छा लगेगा। पता है, उस दिन तुमने जो कविता सुनाई थी ना, बड़ी मजेदार थी। हाँ, आज लंबा गाना गाना, मैं बीच में नहीं सोऊंगा। गाओ। हाँ गाओ बेटी गाओ, हम भी सुनेंगे। बारिश की रात में गाना ना हो तो सूनापन लगता है। हमारे बचपन में हम दिए की रोशनी में कितने गाने सुनते थे। अब तो सब सिर्फ काम की बातें करते हैं, गीत संगीत कम हो गया है। माँ कहती थी बारिश का गाना दिल की बातें होता है, जो मुंह से नहीं कहा जा सकता वो गाने से कहा जा सकता है। मेरी बहुत इच्छा थी कि दीदी को भी एक गाना सिखाऊं, लेकिन दीदी तैयार होगी या नहीं मैं नहीं जानती। दीदी की आवाज यकीनन बहुत मीठी होगी, बस उन्होंने छुपा रखी है। मेरी आवाज मीठी है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बचपन में एक दो भजन सीखे थे। बाद में घर गृहस्थी के चक्कर में सब भूल गई। तुम गाओ, मैं सुनती हूँ। मुझे सुनने में कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। तो फिर सुनिए, कोई गलती हो तो सुधार दीजिएगा। मेरी आवाज का भी अब पहले जैसा रियाज नहीं रहा। फिर भी बारिश की रात मैं ना गाऊं तो मन अजीब सा होने लगता है। छोटी माँ थोड़ा जोर से गाना, बारिश की आवाज में छिप रहा है। और माँ, तुम बाद में एक लाइन साथ में गाना, ठीक है? मैं देखूंगा तुम दोनों कैसा गाती हो, मजा आएगा। ये लड़का आज मुझे छोड़ेगा नहीं। ठीक है, आखिर में अगर याद रहा तो एक लाइन गा दूंगी। यही तो चाहिए। इस दिए की रोशनी में अगर हंसी की आवाज गूंजे तभी घर घर जैसा लगता है। होली को क्या हुआ है? कुछ खा नहीं रही है, शरीर भी गर्म लग रहा है। बारिश की ठंड से ज्यादा बीमार हो गई है। थोड़ा गर्म पानी देना होगा और सूखी घास भी लाओ। मालती, उस कोने में सूखी घास रखी है, थोड़ी ले आओ। होली को मैंने कभी ऐसे सुस्त नहीं देखा। लाती हूँ दीदी, गर्म पानी मैं कर लाऊं? चूल्हे में थोड़ी देर पहले ही आग जलाई थी। होली, क्या हुआ तुझे? डर मत, हम हैं ना। दीदी, हमारे गांव में जब गाय बीमार होती थी तो माँ तुलसी के पत्ते डालकर पानी गर्म करके पिलाती थी। यहाँ तुलसी का पौधा है ना? मैंने आंगन के कोने में देखा था। हाँ है, तुलसी के पत्ते देकर देख सकती हो। मेरी सास भी ऐसा ही किया करती थी। तुमने ये सब कहाँ से सीखा? देखने में तो लगता है तुम सिर्फ हंसती खेलती रहती हो, पर काम में भी तुम्हारा हाथ कम नहीं है। माँ से सीखा है। माँ कहती थी कि गाय घर की लक्ष्मी होती है, उसकी देखभाल अपने बच्चे की तरह करनी चाहिए। मेरी माँ गायों से बहुत प्यार करती थी, रोज अपने हाथों से खिलाती थी। मैं पास खड़ी होकर देखती थी। तब नहीं सोचा था कि एक दिन ये सब बातें दूसरे घर में काम आएंगी। काम आ तो रही है। होली की देखभाल मैं अकेले ही करती थी। आज तुम साथ हो तो थोड़ा सहारा मिल रहा है। इन बारिश के दिनों में उसका खाना पीना भी कम हो गया है। तुम पत्ते धोकर लाओ, मैं पानी चढ़ाती हूँ। अच्छा दीदी, आपके हाथ का दुलार गाय भी समझती है।
मैंने देखा है आप आवाज देती हैं तो धौली सिर उठाती है। जैसे इंसान इंसान का लगाव समझता है वैसे ही ये भी समझते हैं। आज वो जरूर ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। चिंता न करूं तो क्या करूं, इस घर का कितना कुछ उसी पर तो निर्भर है। फिर भी तुम्हारे मुंह से हौसले की बात सुनकर अच्छा लग रहा है। और एक बात, तुम काम के समय इतने शांत होकर बात करती हो कि मन शांत हो जाता है। अगर आप कहें तो मैं रोज सुबह गौशाला में देख आया करूंगी। आपका काम भी कम हो जाएगा और धौली से मेरी जान पहचान भी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, कल से हम दोनों मिलकर ही करेंगे। ये अभी तक नहीं लौटे, इतनी बारिश में रास्ते में कहीं फंस तो नहीं गए। सुना है नदी का पानी बढ़ रहा है, कहीं पुल तो नहीं डूब गया। मेरा दिल घबरा रहा है। मालती, बाहर देखो तो जरा, कोई आ रहा है क्या? मैंने आज बाजार जाने से मना भी किया था। दीदी, मैं छाता लेकर थोड़ा आगे जाती हूँ, शायद रास्ते में कहीं खड़े हों। इस बारिश में बाहर खड़े रहेंगे तो ठंड लग जाएगी। मैं जल्दी से जाकर देख आती हूँ। अगर अकेले वो मिल गए तो छाता उन्हें देकर मैं भीगती हुई लौट आऊंगी। अकेली जाऊंगी इस अंधेरे में, इतने कीचड़ में? नहीं, अकेले जाना ठीक नहीं होगा। चलो हम दोनों ही चलते हैं। 2 लोग रहेंगे तो रास्ते में कोई बात हुई तो एक दूसरे को संभाल सकेंगे। बप्पा, तुम घर में रहो और दरवाजा बंद रखना, हम जरा बाबूजी को देख कर आते हैं। सच में दीदी, आप भी चलेंगी तब तो बहुत अच्छा होगा। चलिए छाता ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी चलते हैं। अंधेरा बढ़ता जा रहा है। रास्ते के मोड़ के पास पानी ज्यादा जमा होता है, वहां संभल कर चलिएगा। हाँ, मुझे पता है, तुम मेरे पास ही रहना। पैर फिसले तो पकड़ लेना। ये बारिश इंसान को कितना बेचैन कर देती है। दिन भर का जितना भी मनमुटाव, जितना भी गुस्सा हो, सब भूलकर बस अपनों के लौटने की फिक्र रहती है। यही तो परिवार है दीदी। बाहर चाहे जितना भी तूफान हो, अंदर सब एक दूसरे के लिए ही सोचते हैं। चलिए पहले बाबूजी को लेकर आते हैं। दीदी, अपनी तरफ छाता ज्यादा रखिए, आप भीग रही हैं। मुझे आदत है, मैं बचपन से बारिश में भीगी हूँ। हमारे घर से स्कूल जाने के लिए 2 मैदान पार करने पड़ते थे। छाता होने पर भी भीग जाते थे, इसलिए थोड़ी बारिश से मुझे कुछ नहीं होगा। तुम भीगोगी तो ठंड लग जाएगी, तब कौन देखेगा? छाता बीच में रखो, दोनों बराबर बांट लेते हैं। कीचड़ में पैर मत रखो, उस तरफ सूखी जगह है, उधर से चलते हैं। मालती, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं फिसल रही हूँ। आज लग रहा है कि दोनों का आना बिल्कुल सही रहा। पकड़ लिया दीदी, धीरे धीरे चलिए। दीदी, आपको पता है, मैं जब पहले दिन इस घर में आई थी, उस दिन भी बारिश हो रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि नए परिवार में सब कैसा होगा, लेकिन आपने उसी दिन मुझे घर के अंदर लिया और गर्म दूध पिलाया था। मैं वो बात कभी नहीं भूल सकती। सच में तुम्हें याद है वो बात? मुझे लगा तुम भूल गई होंगी। उस दिन तुम्हारे हाथ पैर कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। मुझे तुम पर दया आ गई थी। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन एक बात सच है, तुम्हें लेकर मेरे मन में भी एक डर था। डर? क्यों दीदी, क्या मुझसे कोई गलती हुई थी? नहीं रे, तुमने कुछ नहीं किया था। मैंने सोचा था कि इतने सालों से जो कुछ भी मेरे हाथ में था, तुम्हारे आने से वो सब बदल जाएगा। इंसान जब अपनी जगह खोने के डर में होता है तो वो बिना वजह सख्त हो जाता है। तुम्हें देखकर कभी मुझे अपनी छोटी बहन जैसा लगा तो कभी लगा कि क्या मैं अब पहले जैसी अहमियत रख पाऊंगी। मैं आपकी जगह लेने नहीं आई हूँ दीदी, सच कह रही हूँ। मैं तो इस घर की सदस्य बनने आई हूँ। आप ना होती तो मैं कुछ भी नहीं समझ पाती। अगर आप मुझे दूर कर देंगी तो मेरा ये नया घर मेरे लिए अनजाना ही रह जाएगा। इसलिए कभी कभी आपका चुप रहना देखकर मुझे डर लगता था। मेरा चुप रहने का मतलब हमेशा नाराजगी नहीं होता। बहुत सी बातें कह नहीं पाती,
इसलिए चुप हो जाती हूँ। लेकिन आज लग रहा है कि अगर पहले इस तरह बात कर ली होती तो इतनी गलतफहमियां नहीं बढ़ती। बात करने से ही तो मन हल्का होता है। आज बारिश में चलते चलते आपसे ऐसी बातें कर पा रही हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखिएगा दीदी, एक दिन हम बिना बोले ही एक दूसरे की बातें समझ जाया करेंगे। देखते हैं तुम्हारी बात सच हो जाए। मालती, ये साड़ियाँ किसने सुखा कर रखी हैं? मैं तो रस्सी से उठा नहीं पाई थी, बारिश बहुत तेज थी। क्या तुमने रखी हैं? हाँ दीदी, मैंने दोपहर में देखा कि बारिश आ रही है तो जल्दी से उठाकर चूल्हे के पास सुखाकर रख दी। आप खाना बनाने में व्यस्त थी, बताने का मौका नहीं मिला। दीदी, मैं भी एक बात पूछना चाहती थी। रोज रात को मेरे कमरे के पास एक गिलास में गर्म दूध रखा रहता है, वो क्या आप रखती हैं? तुम्हें पता चल गया? हाँ, मैं ही रखती हूँ। तुम दिन भर इतना काम करती हो, रात को ठीक से खाती भी नहीं हो। गर्म दूध पियोगी तो शरीर में थोड़ी ताकत रहेगी, यही सोचकर रखती हूँ, लेकिन सामने कह नहीं पाई। सोचा शायद तुम असहज महसूस करोगी, और तुम भी तो हर वक्त मेरा ख्याल रखती हो, वो मैं समझती हूँ। दीदी, आप मेरे लिए इतना कुछ करती हैं और मैं सोचती थी कि शायद आप मुझे पसंद नहीं करती। कितनी नासमझ हूँ मैं। मुझे लगता था कि इस घर में कोई तो है जो चुपचाप मुझे अपना मानकर मेरा ख्याल रख रहा है, और मैं सोचती थी कि तुम शायद मुझसे दूर दूर ही रहना चाहती हो। लेकिन देखो, तुम मेरी साड़ी सुखाकर रखती हो, बप्पा को खाना खिलाती हो, धौली का ख्याल रखती हो। हम दोनों ने एक दूसरे की अच्छाई को देखा, बस मुंह से नहीं कहा। इसी वजह से इतने दिनों तक मन में बादल छाए हुए थे। छोटी, मैं एक बात कहूँ, मैंने तुम्हें बिना समझे बहुत दुख पहुँचाया है। तुम्हें गलत समझा, ऐसी बहुत सी बातें सोची जो तुमने की ही नहीं थी। चावल के डिब्बे की बात पर तुम्हें दोष दिया, कपड़ों की जगह को लेकर मन खराब किया, और तुम चुपचाप मेरे लिए इतना कुछ करती रही। मुझे माफ कर देना छोटी। दीदी, मुझसे ऐसा मत कहिए, गलतियां तो मुझसे भी हुई हैं। आपको बिना बताए खाना बनाने का फैसला ले लिया। कपड़े रखने से पहले आपकी सुविधा के बारे में नहीं सोचा। मैं नई आई हूँ, इसलिए सब कुछ अपने तरीके से करना चाहती थी। आपके अनुभव का आदर नहीं किया। मुझे भी माफ कर दीजिएगा दीदी। तुम जब दीदी कहकर बुलाती हो तो मेरा मन अंदर से पिघल जाता है, जानती हो। लेकिन मैं इस अपनेपन को जुबान पर नहीं ला पाई। मैंने हमेशा सोचा कि घर संभालने के लिए सख्त होना पड़ता है। अब समझ रही हूँ कि सिर्फ सख्ती से घर नहीं चलता, अपनों का साथ भी चाहिए होता है। मुझे भी आपसे कितनी बातें कहनी थी। मन करता था कि आपके पास आकर कहूँ, दीदी मुझे सिखा दीजिए, मुझे डांटिए पर मुझसे दूर मत रहिए। लेकिन फिर हिम्मत नहीं होती थी। आज लग रहा है कि इतने दिनों की झिझक एक ही रात में पिघल गई। कल से हम सारा काम आपस में बांट लेंगे। कौन सा काम तुम करोगी और कौन सा मैं, ये बैठकर तय करेंगे। और कोई बात बुरी लगे तो सीधे कहेंगे, मन में दबा कर नहीं रखेंगे। ठीक है, और कल तो खिचड़ी ही बनेगी। उस पहले दिन की बात अधूरी नहीं रहनी चाहिए। आप मसाला डालिएगा और मैं उसे चलाऊंगी। बप्पा के लिए अंडा भुर्जी और बाबूजी के लिए थोड़ी पतली दाल अलग से, ठीक है ना? और धौली के लिए सूखी घास भी पहले ही दे आएंगे। देखो, अभी से हम दोनों एक साथ सोचने लगे हैं। नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बातें सुन ली। रोने की आवाज सुनकर लगा कि झगड़ा हो रहा है, लेकिन यहाँ आकर देखा कि ये तो मिलन के आंसू हैं। यही तो असली बारिश का आशीर्वाद है। बारिश जैसे मिट्टी को धो देती है, वैसे ही माफी मन का मैल धो देती है। अब सो जाओ दोनों, कल नया सवेरा आएगा। बुआ, आप ना हो तो इस घर की कहानियों का मजा आधा रह जाए और आधा सुकून बढ़ जाए। तो अगर सुकून ऐसी मुस्कुराहटों के साथ आता है तो मैं रोज ही आऊंगी।
7 रंग होते हैं पप्पा, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। देखो कितना सुंदर है। बारिश के बाद इंद्रधनुष आता है, दुखों के बाद सुख आता है। दीदी आइए हम आंगन में रंगोली बनाते हैं। नया दिन, नई शुरुआत। आज आंगन भी मानो हमारी तरफ देख रहा है। चलो बनाते हैं। बहुत दिनों बाद मन कर रहा है कि आंगन को सजाऊं। तुम फूल बनाओ, मैं धान की बालियां बनाऊंगी। और सुनो, आज सच में खिचड़ी ही बनेगी, तुम्हारी वही आषाढ़ वाली खिचड़ी। मेरे हाथ का स्वाद चाहे जैसा भी हो, आपके साथ मिलकर बनाऊंगी तो यकीनन बहुत अच्छी बनेगी। और आज मैं पहले से ही कह रही हूँ, खिचड़ी के साथ आलू का चोखा और अंडा भुर्जी होनी ही चाहिए। बुआ के लिए भी 1 कटोरी अलग से देंगे। शैलू, मालती, तुम दोनों मिलकर इस घर को ऐसे ही सुंदर बनाए रखना। बारिश आएगी, धूप आएगी, तूफान भी आएगा, लेकिन अगर तुम दोनों एक साथ रहोगी तो कोई भी तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, मैं फिर से नाव बनाऊंगा। अब की बार 2 बनाऊंगा, एक माँ की, एक छोटी माँ की। दोनों नावें एक साथ तैरेंगी, कोई किसी से अलग नहीं होगी। ये तो फिर नाव पर क्या लिखोगे? लिख देते हैं, मन मुटाव बह जाए, प्यार रह जाए। बहुत बढ़िया, मैं खुद इसे पानी में छोड़ूंगा। बारिश का पानी जैसे मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, वैसे ही माफी और प्यार एक परिवार को और भी सुंदर बना देते हैं। इस घर में अब से सिर्फ खुशियों की धूप